हमारे साथ मौजूद है मीर हज़ार खान बजारानी साहब और हम बात कर रहे हैं आपके सियासी कैरियर पे। 1974 में आप ट्रांसपोर्ट मवासलात के वजीर थे, क्या इकदाम किए? देखिए जी, उस वक्त लगता है ऐसा है कि इकदाम किए नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त मेरे पास और भी पोर्टफोलियोज थे, रेवेन्यू भी मेरे पास था। असल में ट्रांसपोर्ट में एक तो वहाँ उन्हीं दिनों में हमने बहुत बड़ी एक फ्लीट बसेस की जो थी कराची में हमने इंडक्ट की थी, वो मेरे ही दौर में हुई। और हमने काफ़ी वहाँ पे स्टाफ इंडक्ट किया, बहुत सारे लोगों को हमने उस फ्लीट के बढ़ जाने की वजह से रोज़गार भी हमने फराहम किया, नौकरियां भी उनको दी। लेकिन उन्हीं दिनों में 3 साल तक कहत पड़ा था थर में, क्योंकि मैं रेवेन्यू और रिलीफ का मिनिस्टर भी था। तो काफ़ी लोग जो मुझे बताते हैं कि काफ़ी सालों के बाद कोई मिनिस्टर इस सिचुएशन को खुद देखने वहाँ पे गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये इंसानी खिदमत के हवाले से एक बड़ा सेटिस्फैक्ट्री इक़दाम था जो मेरे दौर में कम से कम हुआ, कि मैंने उन दिनों में रिलीफ वहाँ तक पहुँचाया। अच्छा, इतने पोर्टफोलियो एक आदमी को दिए जाते हैं, सिर्फ भर्ती के लिए होते हैं? उस वक्त जो कैबिनेट थी ना जी, तकरीबन 12 वज़रा पर मुश्तमिल थी, क्योंकि वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी के ही थे, उसमें कोई कोलिशन गवर्नमेंट तो थी नहीं। तो भुट्टो साहब ने ये एक क्राइटेरिया रखा हुआ था कि जी कैबिनेट छोटी हो, और उन पे फिर नज़र भी रहती थी और काम भी होता था। जाहिर है फिर वो क्योंकि पोर्टफोलियो ज़्यादा थे तो वो डिस्ट्रीब्यूट करके मिनिस्टरों को दिए जाते थे। तो इस तरह 3-3, 4 भी पोर्टफोलियोज मिनिस्टर्स के पास रहे। अच्छा, हमारी इत्तलात के मुताबिक 1977 में आप मुख्तसर अरसे के लिए पानी और बिजली के वज़ीर भी थे। जी हाँ। ये कम मुद्दत क्यों थी इसकी? ये इसलिए था कि 77 में इलेक्शंस कॉल हुए थे, पहला टेन्योर कंप्लीट हुआ और 77 में भुट्टो साहब ने इलेक्शंस कॉल की थी। वो इलेक्शंस हुए और गवर्नमेंट हमारी बनी। मैं इंडक्ट हुआ मिनिस्टर फॉर इरिगेशन एंड पावर सिंध में। लेकिन उन्हीं दिनों में फिर ये पीएनए की मूवमेंट शुरू हो गई और लोग सड़कों पे आना शुरू हो गए। ये 3 महीने जो थे इसी अफरा तफरी में गुजरे और अल्टीमेटली उसका नतीजा ये हुआ कि 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लग गया पाकिस्तान के अंदर और जनरल ज़िया-उल हक ने इक़्तिदार संभाल लिया और हुकूमतें सारी डिज़ोल्व हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अबेयंस में चला गया। तो इस वजह से वो सिर्फ 3 महीने का टेन्योर था जो इख्तिताम पजीर हुआ। 1987 में अगेन आप बल्दियाती इंतखाबात में आपको नाकामी होती है, आप सूबाई सदारत छोड़ते हैं पार्टी की। क्या ज़रूरी है कि पार्टी से बाहर रह के खिदमत नहीं की जा सकती? नहीं, खिदमत तो हमने की है ना जी, पार्टी के अंदर रह के भी हमने की। पार्टी तो मैंने पार्टी के बाहर भी मैंने खिदमत की है। तो ओहदा क्यों छोड़ा आपने? ओहदा मैंने इसलिए छोड़ा कि मैंने समझा कि शायद मैं डिलीवर नहीं कर पाया, क्योंकि उस वक्त जो लोकल बॉडीज़ की इलेक्शंस हुई थी उसमें सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट था जो हैदराबाद, वो पीपल्स पार्टी जीत सकी थी। बाकी पूरे सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी है। खैर उसके और भी असबाब थे, वो जिस तरह से अब पिछले बल्दियात में पीपल्स पार्टी को हराया गया उस वक्त भी इसी तरह के वो हुए थे। लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए मैंने रिज़ाइन किया था और मैंने एक मौका फराहम किया था कि हो सकता है मुझसे बेहतर कोई शख्स ये जिम्मेदारी संभाल सके। क्या इस इस्तीफे की वजह ये तो नहीं थी कि आपको एक दफ़ा फिर जमहूरियत के खिलाफ एक वर्दी वाले सदर की काबीना का आपको हिस्सा बनना था, जिन्हें जो हुकूमत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। नजर आती है ये अप्स एंड डाउन आपके करियर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसका बिल्कुल जो मेन पर्पस था वो यही था। 1990 में आप नवाज शरीफ की काबीना के हिस्से रहे, उसके बाद गुलाम इसहाक और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ गए और एक दफ़ा फिर आप ने अलहदगी इख्तियार की और गुलाम इसहाक खान की काबीना के एक दफ़ा फिर मेंबर बने। असल में 1990 का जो इलेक्शन था मैं बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार के लड़ा था और उस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने पंजाब की स्ट्रेंथ के बलबूते पे। आपने सिंध में मुस्लिम लीग में शमूलियत हासिल? नहीं, मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था। तो उन्हें सिंध को ज़ाहिर है नुमाइंदगी देनी थी, तो उस वक्त उन्होंने फिर इंडिपेंडेंट्स को यहाँ से अपनी काबीना में शामिल किया
और उसमें मैं भी शामिल हुआ था। इंडिपेंडेंट को ये एक एडवांटेज नहीं होता कि वो जीत जाते हैं और फिर देखते हैं कहाँ हुकूमत बन रही है और वो पार्ट बन जाते हैं उसका? मेरे पास देखे ना जी, उस वक्त ऑप्शन दो थे, या तो मैं मुस्लिम लीग ज्वाइन करता या फिर मैं इंडिपेंडेंट लड़ता। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूं। इस वजह से नहीं कि मुझे कोई फ़ायदा होगा इससे, बल्कि इस वजह से कि मैं या पीपल्स पार्टी में रहता या फिर इंडिपेंडेंट में पॉलिटिक्स करता। तो मैंने इसको प्रेफर किया और इस लिहाज से मैं फिर कैबिनेट का हिस्सा भी बना। लेकिन कैबिनेट में रहते हुए भी मैंने, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, कि मैंने कभी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, ना मोहतरमा के ख़िलाफ़ कभी कोई स्टेटमेंट या कभी कोई तकरीर, कोई ऐसी बात नहीं की। एक दफ़ा फिर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की काबीना में आप वज़ीर रहे, कि निगरां वज़ीर आप अक्सर रहे, इसकी क्या वजह? हाँ, उस वक्त उन्होंने, चूँकि मुझे जतोई साहब की कैबिनेट में मैं रहा था सूबाई वज़ीर भी, तो जब वो निगरां वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने फिर मुझे दावत दी। उस वक्त तक मैं इंडिपेंडेंट था, तो मैंने वो दावत उनकी कबूल की। मैं समझा कि मैं इनके साथ ही इजी भी रह सकूंगा, कुछ काम भी कर सकूंगा। लेकिन वो है तो बड़ा छोटा सा, शॉर्ट सा पीरियड होता है, उसमें कोई ज़्यादा काम करने का मौका तो नहीं मिलता। लेकिन मैं बना केयर टेकर मिनिस्टर जतोई साहब की। क्यों बने केयर टेकर? अक्सर वो उनकी नज़र मुझ पे पड़ती थी तो मुझे दावत दिया करते थे, बुलाते थे, तो मैं बन जाता था। 1997 का इलेक्शन आपने पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जानिब से लड़ा। जी हाँ। पीपल्स पार्टी छोड़ दी थी या उन्होंने टिकट नहीं दिया आपको? नहीं, मैंने छोड़ दी हुई थी उस वक्त मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ी थी और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ा था और मैं जीता था। वो भी हमारी फैमिली के कज़न ही थे मेरे। लेकिन वहाँ असेंबली में मैं फिर अपोजिशन में ही बैठा और पीपल्स पार्टी के साथ ही बैठा। यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा, एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। हमारे साथ रहिए। कौन सी आदत आपको अपनी बहुत पसंद है और कौन सी नापसंद है? जो मुझसे बुरा सलूक करते हैं लोग, मैं कभी उसको भुलाता फिर नहीं हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, आपके सियासी कैरियर में सियासी वफादारी नज़र नहीं आती, रोलिंग स्टोन वाला रोल दिखाई देता है। 2002 में आप फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और ये हालिया इलेक्शन आपने फिर पीपल्स पार्टी से जीते। नहीं, इसमें रोलिंग स्टोन की बात नहीं है। रोलिंग स्टोन तो आप उसे कहेंगे कि जो मुख्तलिफ पार्टियों से होता हुआ आए। मैंने अर्ज़ किया ना कि जी, मैं पीपल्स पार्टी में ही रहा हूँ, भुट्टो फैमिली के साथ ही रहा हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ ताल्लुकात कैसे थे? मेरे बहुत अच्छे रहे और उनका एतमाद रहा मेरे साथ, मेरे पे, और बड़ी इज़्ज़त देती थी। और चूँकि वो हर एक फैमिली को अच्छी तरह जानती थी, लोगों के बैकग्राउंड से वाकिफ़ थी। शी हैड ए डिफरेंट अप्रोच और उनसे लोग खुश भी थे। अल्लाह उन्हें जवार रहमत में जगह दे। बहुत बड़ा जुल्म किया है ज़ालिमों ने उन्हें शहीद करके। उनके बाद पार्टी को कैसे देखते हैं? ज़ाहिर है उन्हें दुश्वारियाँ तो होंगी शुरू में। एक वो गैप, बहुत बड़ा गैप है, उसको फिल करना भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कोशिश वो कर रहे हैं। पार्टी उनके साथ खड़ी है, वर्कर उनके साथ खड़ा है, और जिन लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगियां इस पार्टी को मजबूत बनाने में सर्फ कर दी हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी कमज़ोर हो। बिलावल का चेयरमैन बनना आपके नज़दीक कैसा है? क्या मॉरिशस में ये एक ट्रेंड रहा है ना जी, पीपल्स पार्टी में तो छोड़िए, और पार्टीज़ में भी, हमारे सब कॉन्टिनेंट में आप देखें, ये एक ट्रेंड है। यहाँ पे नेहरू ख़ानदान को देख लें, वहाँ मुस्लिम लीग, अपना कांग्रेस में किस तरह से उनकी बालादस्ती रही है। गिलानी को अमीन फ़हीम पर फौकियत देना आपके नज़दीक कैसा है? सिंध में पीपल्स पार्टी की साख ख़राब होगी इससे? देखिए, सिंध के लोगों की ख्वाहिश यकीनन ये थी कि मखदूम अमीन फ़हीम प्राइम मिनिस्टर बने। ख़ास तरह से मोहतरमा की शहादत के बाद लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये प्राइज़ पोजीशन जो है वो सिंध को मिलनी चाहिए। लेकिन पार्टी का फ़ैसला है, वो लोगों ने भी कबूल कर लिया है, मखदूम अमीन फ़हीम साहब ने भी ख़ुद कबूल कर लिया है।
तो हम दुआगो हैं कि अल्लाह करे पार्टी मजबूत रहे, उसमें कोई क्रैक्स ना पड़ें। आपने नवाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया और अब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी काम कर रहे हैं, इन दोनों की हमआहंगी देर पर साबित होगी? देखिए जी, बुनियादी तौर पर तो दोनों पार्टीज़ के मंशूर अलग हैं, प्रोग्राम अलग हैं, उनका कल्चर अलग है, उनकी बहुत सारे जो हैं वो इख्तलाफात अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन चंद बातें ऐसी हैं जिन पे दोनों का इत्तफाक है। और जिस तरह से दोनों एक स्पिरिट ऑफ अकोमोडेशन के तहत चल रहे हैं और काम कर रहे हैं, उससे एक अच्छी पॉजिटिव उम्मीद की जा सकती है कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करने और इदारों को मजबूत करने में अगर इनका एक पॉजिटिव रोल रहा और ये करने में ये कामयाब हो गए, तो मैं समझता हूँ इस मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत होगी। आम ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट काम नहीं करने देती। आप कई मरतबा वज़ीर रहे, कितनी सदाकत है इसमें? इसमें बिल्कुल हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से पार्लियामेंट को, इलेक्टेड लोगों को, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को फ्री हैंड नहीं दिया गया। अगर दिया भी गया तो थोड़े अरसे के लिए फिर उनकी वो टांग खींच दी जाती है। अपने इलाके की वेलफेयर के लिए आपने क्या इक़दाम किए? देखिए जी, हमें जब भी फंड्स अवेलेबल हुए हैं तो हमने डेवलपमेंट के लिए उन्हें इस्तेमाल किया है, लेकिन पिछले 10-12 साल से तो हम बेशतर हिस्सा जो हमारा है वो अपोजिशन में ही हम रहे। तो अपोजिशन को तो यहाँ कोई बदकिस्मती से घास नहीं डालता, न फंड्स मिलते हैं, न हम लोगों की डेवलपमेंट के लिए कोई काम करा सकते हैं। आपके सियासी करियर पे बात की, इब्तिदाई तालीम पे बात की, बचपन पे बात की, अब बात करते हैं कुछ पर्सनल लाइफ पे। जी, खुद को कैसा महसूस करते हैं, कैसा पाते हैं? देखिए जी, मैं टोटली सेटिस्फाइड तो नहीं रहा अपने उस पॉलिटिकल रोल से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारे ख्वाब थे, जो हमारी ख्वाहिशात थीं और जो हमने जहन में एक खाका बना रखा था कि हम पाकिस्तान में इस तरह का एक माहौल देंगे, एक इंस्टीट्यूशंस मजबूत होंगी, जमहूरियत होगी, वो तो कम से कम मेरे दौर में जो मेरे कलीग्स रहे हैं, हम सब ने मिलके वो चीज़ तो हम हासिल नहीं कर सके। तो एक तशनगी सी एक महसूस करता हूँ। कौन सी आदत आपको अपनी बहुत पसंद है और कौन सी नापसंद है? एक तो बर्दाश्त का बड़ा मादा है मुझ में, और मैं समझता हूँ कि ये मेरा बहुत बड़ा एसेट है मेरे लिए, कि लोगों की कड़वी बातें भी मैं बड़ी खुशी से बर्दाश्त कर जाता हूँ और बुरी आदत उसका रिएक्शन नहीं। बुरी आदत कहें या उसे अच्छी कहें कि मैं जो मुझसे बुरा सलूक करते हैं लोग, मैं कभी उसको भुलाता फिर नहीं हूँ। तो शायद ये अच्छी बात है या बुरी हो, लेकिन मैं भुलाता कभी नहीं। किस जगह हर वक्त जाने को तैयार रहते हैं? कौन सा ऐसा मुकाम है? मैं अपने वालिदैन की कब्र पे जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितनी ज़्यादा जा सकूँ वहाँ जाके फातिहा पढूं। बच्चे कितने हैं और उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे? बच्चे मेरे माशाल्लाह 5 हैं, 3 बेटियां हैं मेरी, 2 बेटे हैं, और माशाल्लाह सबकी शादियां हो चुकी हैं और सब सेटल्ड हैं। मेरा एक बेटा तो पिछले दौर में ज़िला नाज़िम भी रहा है, जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट। एक्टिव है वो सियासत में? जी, वो एक्टिव है, और इंशाल्लाह अब आगे इरादा यही है कि मैं उसको आगे ले आऊँगा। मेरे वालिद साहब के साथ उन्होंने माशाल्लाह हमें जिस तरीके से ब्रॉटअप दिया, या हमारी इब्तिदाई तालीम जिस तरह का उन्होंने हमें टाइम दिया, माशाल्लाह उनका रवैया हमारे साथ इतना अच्छा रहा है, और उन्होंने हमें बड़े अच्छे अच्छे इदारों में तालीम दिलवाई। मेरी बुनियादी तालीम जो है इधर कराची से शुरू हुई, सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल। उसके बाद वालिद साहब ने मुझे ये लाहौर एचएसएन कॉलेज में एडमिशन करवाया। मेरी बाकी तालीम लाहौर से है, और वालिद साहब का नेचर इतना अच्छा है कि वो मुझे अपने बेटा नहीं तस्वर करते, मुझे अपने दोस्त की तरह रखते हैं। इतना शफ़क़त वाला उनका एटीट्यूड होता है, और हर वक्त हर मोड़ पे जब भी हमें कहीं दुश्वारी पेश आती है तो हम उन्हीं की तरफ देखते हैं, उनका ही गाइडेंस लेते हैं। और मुझे बचपन से ही उनकी पर्सनैलिटी से इतना लगाव और इतना प्यार था।
और मेरा तो सियासी जो है एक पर्सनैलिटी होती है फेवरेट, वो मेरे वालिद साहब ही हैं। और उनकी ही जो है पर्सनैलिटी को देख के मुझे शौक़ हुआ सियासत का। और माशाल्लाह मैं वालिद साहब की गाइडेंस से डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद का 2001 की लोकल बॉडी इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट नाज़िम इलेक्ट हुआ और मैंने जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट की खिदमत की और वालिद साहब की क़यादत में ही अब भी आगे ही सियासत करने का इरादा है। ख़ुद को अगर चंद लफ्ज़ों में बयान करना हो कैसे करेंगे? माना कि हम न फेर सके आंधियों का रुख, ये तो हुआ कि उनके मुकाबिल ठहर गए। वेलकम बैक नाज़ीर, आपकी तारीख़ पैदाइश और स्टार। मेरी पैदाइश है जी 23 अक्टूबर 1946 और स्टार मेरा है लिब्रा और स्कॉर्पियो का कस्ब। सितारों पर यकीन रखते हैं? कभी हाथ दिखाया? यकीन तो नहीं रखता, अल्लाह की ज़ात पंजतन पाक पे मैं यकीन रखता हूँ, लेकिन इल्म तो है, इल्म तो है। लिबरल हैं या एक्सट्रीमिस्ट? नहीं, मैं एक्सट्रीमिस्ट कभी नहीं रहा। मेरा बैकग्राउंड, मेरी एजुकेशन, मेरा जिस माहौल में पला बढ़ा, मैं लिबरल ख्याल का इंसान हूँ। गुस्सा आता है आपको? अगर आता है तो कैसे कंट्रोल करते हैं? गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है मुझे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उसे मैं कंट्रोल करूँ। खाने में क्या पसंद है? मुझे दाल चावल बड़ा पसंद है और खाने में मैं बिल्कुल फंसी नहीं हूँ, सब्जियां शौक से खाता हूँ। कभी खुद भी पकाते हैं? कोशिश करता हूँ, लेकिन बिगड़ जाती हैं चीज़ें। लिबास किस तरह का पसंद करते हैं? शलवार कमीज़ ज़्यादा मैं पहनता हूँ क्योंकि उसमें इजी भी रहता है और हमारे इलाके की पहचान भी है। खुशबू लगाते हैं? परफ्यूम्स का शौक है? जी, परफ्यूम। कौन सा परफ्यूम? अरामिस मुझे अच्छी लगती है। मिलने जुलने वाले हैं या तन्हाई पसंद? मैंने बताया ना जी, बचपन से मैं ज़रा तन्हाई पसंद तो हूँ, वो नेचर में है, लेकिन मेरा जॉब ऐसा है, पॉलिटिक्स चीज़ ही ऐसी है कि उसमें अवामी होना पड़ता है। तो मेरे यहाँ तो ये मेला लगा रहता है, यहाँ पे सुबह से शाम तक लोग आते हैं, सबसे मिलता हूँ। और मौसीकी पसंद है? मौसीकी मुझे बहुत पसंद है, मुझे शायरी पसंद है, मुझे मौसीकी पसंद है। कौन सा शायर पसंद है? अहमद फराज साहब मेरे इस दौर के फेवरेट शायर हैं, और वैसे मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब। किस किस्म की मौसीकी सुनते हैं? क्लासिकल का मुझे ज़्यादा शौक़ है, क्लासिकल में सुनता हूँ, ठुमरियाँ वगैरह, और गज़ल मुझे बहुत पसंद है। किस गुलकार को या गुलकारा का शौक़? मेहदी हसन और ग़ुलाम अली मेरे फेवरेट गुलकार हैं, लेकिन जगजीत सिंह भी मुझे बहुत पसंद है। पसंदीदा अदाकार या अदाकारा? बचपन में बड़ी फिल्में देखता था मैं। कौन सी फिल्म याद है अभी तक? मुग़ल आज़म, मुझे वो मेरी फेवरेट फिल्म है। कौन सा अदाकार पसंद है आपको? इस वक्त तो आजकल मैं फिल्में बहुत कम ही देखता हूँ, तो पुराने हिसाब से तो दिलीप कुमार मुझे पसंद थे, उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन। जवानी में किसी अदाकारा पर दिल तो आया होगा आपका? खूबसूरत चेहरे किसे पसंद नहीं होते। आशिक मिजाज हैं? अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं। इश्क तो उस अंदाज से खैर नहीं किया, लेकिन यह है कि अपने प्रोफेशन से इश्क किया है और अपनी फैमिली से। शादी अरेंज थी या लव मैरिज? अरेंज शादी थी मेरी। मुल्क कौन सा पसंद है आपको? अपना मुल्क सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा? लेकिन मैं घूमने का बड़ा शौकीन हूँ, काफ़ी मैंने टूर्स भी किए हैं, काफ़ी दुनिया मैंने देखी है, काफ़ी घूमा हूँ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में झूठ तो बोलना पड़ता होगा, बोलते हैं झूठ? झूठ से मैं बहुत परहेज करता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं, झूठ इसलिए मैं नहीं बोलता कि झूठ बोलने से कोई मसला हल नहीं होता और झूठ पकड़ा भी जाता है। कोई ऐसा काम जो करना चाहते हो ना कर सके हो? मैंने अर्ज़ किया ना, मेरी हसरत थी कि मैं फाइटर पायलट बनूं, नहीं बन सका। सिविल सर्वेंट बनने की हसरत थी, वो नहीं बन सका, लेकिन कुदरत ने मुझे फिर पॉलिटिशियन बना दिया और वज़ीर बना दिया। ज़रिए माश क्या है आपका? बेसिकली ज़मींदार। कितनी ज़मीन है? उसके अलावा मेरी 2 मिलें भी हैं, राइस मिलें हैं, पेट्रोल पंप है एक, बाकी कुछ
प्रॉपर्टी वगैरह है, दुकान वकान। और ज़मीनें कितनी हैं? ज़मीनें फैमिली की हैं माशाल्लाह, 150 एकड़ पर हेड फैमिली की हैं टोटल। किताबें पढ़ते हैं? पढ़ने का मुझे शौक़ है जी। कौन सा राइटर पसंद है? राइटर मैं अक्सर करके पढ़ता हूँ इंसाइक्लोपीडियाज़, तो उसमें तो मुख्तलिफ ऑथर्स आते हैं, मुख्तलिफ लोगों की इंसाइक्लोपीडियाज़ होती हैं। भुट्टो साहब की मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं, जो भी उन्होंने लिखी हैं तकरीबन वो सारी पढ़ी हैं मैंने। ख़ुद को अगर चंद लफ्ज़ों में बयान करना हो कैसे करेंगे? एक शेर ही पढ़ूंगा कि माना कि हम न फेर सके आंधियों का रुख, ये तो हुआ कि उनके मुकाबिल ठहर गए। सियासत से रिटायरमेंट का इरादा? बिल्कुल है जी। इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन मेरी जगह पे मेरा बेटा लड़ेगा। एक दफ़ा फिर मौरूसी सियासत का सिलसिला जारी? जाहिर है किसी ने तो जगह लेनी है, तो फैमिली की सीट है तो बेटा ही आएगा इंशाल्लाह। रिटायरमेंट के बाद अमली सियासत से क्या इरादा है? कुछ लिखने का इरादा? फिर तो मैं चाहूँगा कि अपनी याददाश्तें जो हैं उनको कलमबंद करूँ, कोई किताब लिखूँ। पाकिस्तान को मुस्तकबिल में कैसा देखते हैं? इंशाल्लाह कायम रहने के लिए बना है और कायम रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह, और हमारी दुआ भी है कि यहाँ इदारे मजबूत होंगे, जमहूरियत यहाँ पे मजबूत होगी, पाकिस्तान के अवाम खुशहाल होंगे, और ये दुख जो इस वक्त हमारी कौम देख रही है इंशाल्लाह वो सारे दुख इनके दूर होंगे। जो कुछ हमसे कंट्रीब्यूट हो सका है वो हमने किया, अब आगे आने वाली नस्लें हमारी करेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह उनको मुकम्मल कामयाबी नसीब करे, हमारी दुआ है। आपकी मुलाकात एक और सियासी शख्सियत से हमने कराई। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राशिद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।